मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों 71 बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर हम लोग एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब पर। यह प्रोग्राम विशेषकर अभी इतिहास खंड को लेकर शुरू किया जा रहा है। धीरे धीरे इसमें जो मुख्य परीक्षा के अन्य सेगमेंट हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम, फर्स्ट पेपर की बात करें तो इतिहास के अलावा, और सेकंड पेपर में अगर जो हम बात करें तो जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, इकोनॉमी है और साइंस टेक्नोलॉजी है या ज्योग्राफी है, इसकी भी उत्तर लेखन कला इसकी शुरुआत की जाएगी यूट्यूब पर ही। लेकिन इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लोग जो बीपीएससी आयोग ने अपने वेबसाइट पे बीपीएससी का सिलेबस दिया है, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस दिया है इन्होंने, उसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि उसमें कौन कौन से सेगमेंट हम लोगों को टच करना है, कौन कौन से उसमें पोर्शन पे हम लोगों को विशेष काम करना है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग इतिहास खंड है मुख्य परीक्षा का, जिसमें आर्ट एंड कल्चर और विशेषकर आधुनिक भारत जो बिहार से संबंधित है, यानी बिहार से में आधुनिक भारत में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं या स्वतंत्रता संग्राम में जो भी बिहार के योगदान है, उसको भी लेते हुए जो सिलेबस बना है, अभी तक के जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार, क्योंकि सिलेबस में बीपीएससी के बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है सिलेबस को। कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हैं जो सिलेबस ने आयोग ने दिया है उस सिलेबस में डिफाइन नहीं है, तो उसको मतलब सारे क्वेश्चन अभी तक जो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा तक भी जो भी प्रश्न आ चुके हैं उसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी के जो हिस्ट्री खंड है, इतिहास खंड है, उसका माइक्रो सिलेबस हम लोग तैयार किए हैं कि जो सिलेबस के अंतर्गत निहित जो सिलेबस है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर जो हम बात करें जो बीपीएससी ने सिलेबस में दिया है उसमें अगर जो हम बात करें तो कला की अगर जो हम बात करें, कला जब उसने चर्चा किया है कि जो बिहार की जो कलाएं हैं उसमें मुख्यतः मौर्य कला, पटना कला, पाल कला, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा चित्रकला। इसके अलावा ये जो दोनों सेगमेंट है ना, इससे प्रश्न बहुत कम आए हैं, जो जैसे द्रविड़, नागर और बेसर शैली जो मंदिर शैली है उससे संबंधित प्रश्न एक दो प्रश्न आए हैं अभी तक बीपीएससी में, लेकिन हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा। इसके अलावा गांधार, मथुरा और अमरावती जो मूर्ति कला है इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये माइक्रो सिलेबस नहीं है, अभी जो हम लोग ये बात कर रहे हैं ना, ये माइक्रो सिलेबस नहीं है। आगे हम लोग कुछ देर में देखेंगे माइक्रो सिलेबस क्या होता है। मतलब मौर्य कला की ही बात करेंगे तो माइक्रो सिलेबस में हम जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। इसी के अगले जो सिलेबस है उसका अगला बिंदु होगा, जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, प्रमुख नागरिक आंदोलन, विद्रोह और 1857 की क्रांति, बिहार में किसान आंदोलन यानी स्वामी सहजानंद। तो ये जो विशेषकर विद्रोह और आंदोलन है ना, उससे संबंधित हमको ये 5-6 टॉपिक पढ़ने होंगे। आगे अगर जो हम बढ़ेंगे बात करेंगे तो जो प्रमुख थिंकर जो हैं, थिंकर के पहले यानी जो गांधीवादी आंदोलन है और उसमें उसका बिहार में इम्पैक्ट है, उसको अगर जो बात करें तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद जो सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह और रॉलेट सत्याग्रह, यानी जो गांधीवादी आंदोलन की हम बात करेंगे तो सब में इसमें ना गांधीवादी आंदोलन का इनपुट मिलता है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ना, वो भी गांधीवादी आंदोलन के ही एक कंपोनेंट था। तो ये तो गांधीवादी आंदोलन का आंदोलन हो गया और बिहार में उसका इम्पैक्ट हो गया। अभी हमने क्या देखा, दो चीज देखा, सिर्फ 2 और 3 सेगमेंट हम लोगों ने देखा। कला के संदर्भ में बिहार में मुख्य परीक्षा में कौन कौन से पॉइंट है, मौर्य कला, पाल कला और पटना कला, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग। इसके अलावा
ये जो दो एक मंदिर शैली की विशेषता हो गई और एक मूर्तिकला की जो विशेषता हो गई, इसको हम लोगों ने देखा सिलेबस के अंतर्गत। फिर ये जो विद्रोह हमारे बिहार से संबंधित जो विद्रोह हुए हैं और जो आंदोलन हुए हैं, उसको हम लोगों ने देखा। जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, ये हमको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में है हमारे, ठीक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। संथाल विद्रोह से क्वेश्चन आते हैं। प्रमुख नागरिक विद्रोह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अब जो 7 और 8 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, इसमें संभावना है कि प्रमुख नागरिक जो विद्रोह है उससे कोई विद्रोह उठा के पूछ लिया जाए। अभी हम लोग देखेंगे माइक्रो सिलेबस में, हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि कौन कौन से नागरिक विद्रोह हैं। इसके अलावा ये 1857 की क्रांति या जो विद्रोह, इसको कुछ नाम इतिहासकार नाम देते हैं, कुछ क्रांति नाम देते हैं, इसको हम लोगों ने देखा। किसान आंदोलन जो बिहार में हुआ था और स्वामी सहजानंद की भूमिका क्या थी उसमें, उसको हम लोगों ने देखा। फिर गांधीवादी आंदोलन, 3-4 आंदोलन हम लोगों ने देखा, जैसे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ही जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसको हम लोगों ने देखा। अब मुख्य परीक्षा के ही सिलेबस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार मुख्य परीक्षा के लिए। क्या है? बिहार में आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ, इसको हम लोग माइक्रो सिलेबस में अभी जस्ट कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का था बिहार वाला ही, बिहार की मुख्य परीक्षा में ही स्वतंत्रता आंदोलन में बिहारी छात्रों का योगदान। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहारी छात्रों का क्या योगदान था, बिहार की महिलाओं का क्या योगदान था, और अगला जो टॉपिक हम लोग देख सकते हैं इसमें कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास एवं भू राजस्व नीति कौन सी थी। जैसे संवैधानिक विकास में अभी हम लोग माइक्रो जो सिलेबस की बात करेंगे ना, तो उसमें पूरा हम लोग देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 की का जो अधिनियम आया था और 1833 का चार्टर, वो सारी चीजों को हम लोग एक बार माइक्रो सिलेबस में देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो 3 थिंकर्स की बात सिलेबस में की गई है, मुख्यतः महात्मा गांधी के दर्शन, जवाहरलाल नेहरू के दर्शन और रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन, तो इसको भी हम लोगों को अपने सिलेबस में देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो था सिर्फ हम लोगों के जो सिलेबस में लिखा गया है, मेंशन किया गया है आयोग के, उसमें से कुछ चीजें थी और कुछ हाँ देखिए, अगर ये सिलेबस हम लोगों ने देख लिया तो जो हम लोगों का प्लान है ना, कि प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए, हम लोग अगर जो मौर्य कला को ही ले ले, अभी जस्ट माइक्रो सिलेबस से जाने के पहले अगर हम बात करें कि कैसे हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे, मौर्य कला को ही ले ले, अगर जो हम तैयारी करना शुरू करें, अगर जो हमने सिलेबस ठीक से पढ़ा है और हमको सिलेबस की समझ है, यानी मौर्य कला में कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं इसकी समझ है, तो हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। आंसर राइटिंग जो सेशन है ना, इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए मौर्य कला से हम 10 से 12 प्रश्न बना लिए, उत्तर बना लिए, मॉडल उत्तर बना लिए, जिसमें जो 7 नंबर के प्रश्न हैं उसकी भी संख्या, 8 नंबर के प्रश्न हैं उसकी भी संख्या, और 38 नंबर के प्रश्न हैं उसकी भी संख्या। ये देखिए, ये हम मॉडल आंसर की बात कर रहे हैं, मॉडल आंसर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 10 से 12 मॉडल आंसर हम मौर्य कला का बना लें, ठीक, और उसको डाइजेस्ट कर जाएं, कंठस्थ कर जाएं, उसको किसी भी तरीके से, मतलब ऐसे 5-6 पेजों में बना लें उसको, कि किसी भी कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए। तो जैसे 7 और 8 नंबर के प्रश्न हो गए, 4-5 प्रश्न मॉडल उत्तर यहाँ से बना लें, 4-5 यहाँ से बना लें मॉडल उत्तर 8 नंबर के प्रश्न, और 38 नंबर के 3-4 प्रश्न हम मॉडल उत्तर मौर्य कला से बना लें, और उसको इस तरीके से बनाएं। जैसे मान लीजिए 7 नंबर का ही प्रश्न है, तो इसके लिए हम कितना शब्द खर्च कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 110 से 20 शब्द हम लोग खर्च कर सकते हैं 7 और 8 नंबर के प्रश्न के लिए। अब अगर जो 110 और 20 शब्द में किसी उत्तर को कंप्लीट करना है, तो क्या लगता है आपको, भूमिका लिख पाएंगे आप, या निष्कर्ष में ज्यादा शब्द खर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भूमिका में
हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 या 15 शब्द खर्च करने होंगे। एज इट इज निष्कर्ष में भी 10 से 15 शब्द खर्च करना पड़ेंगे, यानी 30 से 40 प्रश्न हम 30 से 40 शब्द हम भूमिका और निष्कर्ष में खर्च करेंगे, और बचे हुए 80 जो शब्द है इसको मुख्य भाग में खर्च करेंगे हम। अब ये बताइए कि अगर जो 80 शब्द में आपको किसी उत्तर का मुख्य भाग लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको? तो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम का प्रयोग करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, या अपने उत्तर को बिंदुवार लिखना पड़ेगा। यही ना कर सकते हैं हम। अगर जो कम शब्दों में हमको ज्यादा अच्छी चीज बतानी है तो हम यही कर सकते हैं, हमारे पास इतना ही ऑप्शन है। अब अगर हम वहां पे पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास शब्द नहीं होगा, और ना ही जितना हम कहना चाहते हैं वो हम कह पाएंगे। तो सीखेंगे हम लोग इस आंसर राइटिंग सेशन में ही यही सब सीखना है हमको, कि उत्तर कैसे लिखना है और कितने कम शब्दों में अपने उत्तर को कंप्लीट कर देना है, भूमिका कैसे लिखनी है, मुख्य भाग कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है। इन्हीं सब बिंदुओं पे हम लोग विस्तार से सीखेंगे, हर एक बिंदु पे बात करेंगे। देखिए, ये तो हम लोग बताया मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस है और क्या हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, किस चीजों पे हम लोग बात करेंगे, किस चीजों पे हम लोग काम करेंगे, इसकी बात हो गई। अब देखिए, माइक्रो सिलेबस की जो मैं बार बार बात कर रहा था ना, आइए अब माइक्रो सिलेबस देखते हैं। वहां हम लोगों ने देखा ना मौर्य कला में 4-5 प्रकार की कलाएं हम लोगों ने देखी थी ना, जैसे मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम, मंजूषा पेंटिंग, ये सब कलाएं जो हम लोगों ने देखा था ना। अब अगर जो हम मौर्य कला को लेते हैं, उसकी बात करते हैं, तो मौर्य कला में हमको उसका अगर जो माइक्रो एनालिसिस करें, सिलेबस में जाएं कि हम लोगों को मौर्य कला में क्या क्या डायमेंशन पढ़ना चाहिए, या अगर जो इतने डायमेंशन दिए गए हैं इससे संबंधित अगर जो 10-12 मॉडल आंसर हम लोगों ने खुद से ही बना लिया तो क्या मौर्य कला से आने वाले कोई प्रश्न छूट पाएगा? नहीं छूटेगा। आइए तो हम लोग देखते हैं कि मौर्य कला है, इसके माइक्रो डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मौर्य कला का हम सबसे पहले सामान्य परिचय लिखें। सामान्य परिचय 100 से और 100 शब्दों के आसपास में हम लोग सामान्य परिचय लिख लें जी। तो ये सामान्य परिचय हो गया। दूसरा, राजकीय और दरबारी कला। जैसे राजकीय और दरबारी कला की क्या क्या विशेषताएं थी, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र और राजप्रसाद, ये मुख्यतः यही काम था ना कला के क्षेत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान की हम अगर जो बात करेंगे तो पाटलिपुत्र के लिए जितना बेहतरीन उन्होंने बनवाया था, और जो राजप्रसाद वहां का जो था, जिसकी कई विदेशी जो पर्यटक थे उन्होंने काफी प्रशंसा किया, तो ये राजप्रसाद की, चंद्रगुप्त मौर्य की, ये दो जो हमारे उन्होंने योगदान दिया था उसकी हम बात करेंगे। और दरबारी कला में ही की विकास में या विशेषता में जब हम जाएंगे तो अशोक के कालखंड में जो स्तंभ का भी निर्माण होता था, अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं अशोक के, स्तूप जो प्राप्त हुए हैं, वेदिका जो प्राप्त हुई है, और गुहा विहार जो प्राप्त हुए हैं, अगर जो इन सभी चीजों पे ना, इन सभी जो डायमेंशन है, इसमें 50-50 शब्दों में ही हम कुछ ऐसा फ्लो चार्ट डायग्राम बना के अपने पास रख ले तो कोई भी प्रश्न आएगा मौर्य कला से हम उसको करने की स्थिति में रहेंगे। ऐसे ही दरबारी कला का जब विकास की बात करेंगे तो दशरथ के काल में क्या क्या विकास हुआ था इसकी हम बात करेंगे। देखिए, 2 डायमेंशन था, एक तो यहाँ तो राजकीय या दरबारी कला के रूप में मौर्य काल में जो विकास हुआ, और एक लोक कला के रूप में जो विकास हुआ, इसकी हम बात करेंगे। यानी लोक कला में क्या हो सकता है कि स्वतंत्र कलाकारों द्वारा कलाकृतियों का निर्माण होता है। हाँ, और दूसरा, इनके जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा कौन कौन सी चीजें निर्मित की गई थी जो हमें प्राप्त हुआ उसी आधार पे हम कह रहे हैं ना कि ये सारी चीजें निर्मित हुई थी वहां से मौर्य काल में। तो मृण मूर्तियां जो मिली हैं हमको, और मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, और टेराकोटा के जो सामग्री प्राप्त हुई है,
तो ये देखिए दो प्रकार के यहाँ पे हम लोगों ने कला को देखा, डायमेंशन देखा। सिर्फ हम लोग सिलेबस को देख रहे हैं, अभी माइक्रो सिलेबस को देख रहे हैं, यानी राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में क्या क्या हम लोगों ने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या बने थे, अशोक के काल में क्या क्या विकास हुआ था, कौन कौन से चीजों पे विशेष ध्यान दिया गया था, और दशरथ के कालखंड में क्या क्या चीजें बनी थी, क्या क्या विकास हुआ। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि स्तंभ कितने प्रकार के थे, स्तंभों में कौन सी लेख लिखी गई थी, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे, हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सिलेबस में इतने प्रकार से सिलेबस को तोड़ा जा सकता है। माइक्रो सिलेबस का यही मतलब है कि कितना डीप में जाके हम सिलेबस को तोड़ के देख पा रहे हैं। और ये जो सिलेबस तोड़ा गया है, ये आपके सामने, ये बीपीएससी में अभी तक जितने भी प्रश्न मुख्य परीक्षा में और विशेषकर मौर्य कला से आए हैं, उसके आधार पर इस सिलेबस को तोड़ा गया है। आगे बढ़े हम, मौर्यकालीन जो मूर्ति कला थी, अब मौर्यकालीन मूर्ति कला में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि दरबारी कला के रूप में और स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा जो विकास हुआ था मूर्ति कला का, तो यहाँ भी वो हो सकता है कि राजकीय और दरबारी कला के रूप में जो विकसित की गई थी मूर्तियां, उनकी विशेषताएं क्या थी, और स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो मूर्तियां निर्मित हुई थी, मूर्ति कला का विकास हुआ था, उसकी विशेषताएं क्या थी। तो हमें विशेषताओं पे बल देना था यहाँ पे। आगे मौर्य कला का ही हम बात करें तो मौर्य कला पर विदेशी प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ बात किया गया है। यानी कुछ लोग जो कहते थे कि मौर्य कला पहले तो फारस की ही कला का हूबहू कॉपी है, मतलब उसको देख के ही सारी चीजें बनाई गई हैं। तो हम पक्ष और विपक्ष दोनों में बात करेंगे, मतलब कि हाँ, कुछ चीजें हम लोग यहाँ से लिया था, लेकिन कुछ चीजें हमारी स्वतंत्र रूप से निर्मित हुई थी। वो अंदर जाके बहुत सारी चीजों की बात की जाएंगी कि क्या विदेशी इम्पैक्ट पड़ा था, क्या नहीं पड़ा था, और फिर हम एक निष्पक्ष मूल्यांकन उसका करेंगे। और मौर्य कला का विदेश बौद्ध धर्म से क्या रिलेशन था, बौद्ध धर्म से क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा था, बौद्ध धर्म का, या मौर्य कला का बौद्ध धर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, बौद्ध धर्म का मौर्य कला पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इन सब चीज का देखिए। तो ये हम लोगों ने सिर्फ देखा ना, किस चीज को देखा, हम लोगों ने सिर्फ देखा मौर्य कला को। मौर्य कला के इतने डायमेंशन अगर जो आपने बना लिए, कुछ कुछ चीजें आपने इस डायमेंशन से लिख लिया, तो मौर्य कला आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी प्रकार से प्रश्न आएंगे तो मौर्य कला आपसे छूटेगा नहीं। ये सिर्फ हम लोग माइक्रो सिलेबस की बात कर रहे हैं, जस्ट वन टॉपिक हम लोगों ने उठाया है, और क्या, मौर्य कला। आगे हम लोग बढ़े, मौर्य कला के बाद कौन सी कला की बात हम लोग कर रहे थे, पाल कला की बात कर रहे थे। अब देखिए, अगर जो पाल कला की भी सूक्ष्म अवलोकन करें तो उसके सिलेबस में क्या क्या निहित हो सकता है। देखिए, संक्षिप्त परिचय पाल कला का सबसे पहले करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि पाल कला की विशेषताएं जब हम करने जाएंगे ना, तो इसमें हमको स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, इन तीनों चीजों पे बात करना पड़ेगा। यानी स्थापत्य कला बौद्ध धर्म से प्रभावित था, तो कितना प्रभावित था, बौद्ध धर्म का क्या स्थापत्य कला पे इम्पैक्ट पड़ा था, स्तूप बौद्ध धर्म से प्रभावित बने थे, चैत्य बौद्ध धर्म का ही से इम्पैक्टेड जो स्थलाकृति है, और बिहार जो है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, ये बेसिकली पूजा गृह था और ये निवास स्थल था। और स्तूप जो थे वो जो बौद्ध भिक्षु कोई निर्माण प्राप्त करते थे, उसके 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 बनाया जाता था, ये आकृति बनाई जाती थी, पिरामिड नुमा आकृति बनाई जाती थी, ठीक है। और स्थापत्य कला में हिंदू धर्म से प्रभावित कितना इम्पेक्टेड था पाल कला, तो ये हम उसके स्थापत्य कला पे देखें कि बौद्ध धर्म से प्रभावित स्थापत्य कला और हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य कला। अब मूर्ति कला की जब हम बात करेंगे तो मूर्तियां दो तीन प्रकार से बनाई जा सकती हैं। कैसे कैसे, एक कांस्य से निर्मित मूर्तियां, प्रस्तर यानी पत्थर से निर्मित मूर्तियां, और मूर्ति पर धार्मिक इम्पैक्ट कितना था, इसको हम देख सकते हैं। आगे चित्रकला में जो पालकालीन चित्रकला है, इसमें पांडुलिपि या ताड़ के पत्रों पर जो चित्र बने थे उनकी क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से रंग प्रयोग होते थे, कितने प्रकार के उसमें डिजाइन बनते थे, वो सारी चीजों को हम लोग इस पे देखने का प्रयास करेंगे। और
चित्रकला में ही जब आ जाएंगे तो दीवार, भित्ति चित्र और दीवारों पर बने हुए चित्र पालकालीन जो थे उसको देखना चाहिए हम लोगों को, और जो चित्रकला की सीमाएं हैं उसको देखना चाहिए। फिर पाल कला का मूल्यांकन। देखिए अभी सिर्फ हम लोगों ने 2 टॉपिक को माइक्रो स्तर पर जाकर देखा कि क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, कौन कौन से माइक्रो सिलेबस हो सकता है जिसपे हम लोगों को कार्य करना चाहिए। ठीक है, पाल कला और मौर्य कला सिर्फ 2 टॉपिक हम लोगों ने अभी तक देखा है। फिर आगे बढ़े हम कला के क्षेत्र में, तो जो पटना कलम है उसका सबसे पहले सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए। फिर पटना कलम की क्या क्या विशेषताएं थी, मिश्रित शैली इसे क्यों कहा जाता था, इसे हमें पता होना चाहिए। क्या इसमें जो भारतीय कंपोनेंट था और मुगल कालीन कंपोनेंट था और ब्रिटिश कालीन कंपोनेंट था, इसके मिले जुले रूप को प्राप्त होने के कारण मिश्रित कला कहा जाता है। इसको हमें विस्तार से जानना चाहिए होगा अगर माइक्रो सिलेबस में हम बात करें तो। फिर चित्रों की बनावट कैसी होती थी, इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। चित्रकला की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि जो पटना कलम में जो विषय वस्तु थे, किन विषय को केंद्रित करके चित्रकला निर्मित की जाती थी, कौन कौन सी पेंटिंग बनाई जाती थी, चित्रों का निर्माण प्रक्रिया कैसे होता था, कैसे कैसे कंपोनेंट लगते थे, कैसे कैसे उसमें कौन कौन सामग्री का प्रयोग होता था, इसको देखना चाहिए। चित्रकला में कैसे रंगों का प्रयोग होता था, इससे भी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर इसे पुरुष प्रधान चित्रकला क्यों कहा जाता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर बिहार के कला के विकास में पटना कलम का क्या योगदान है, इसे हमें जानना चाहिए। आगे पटना कलम की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति और पटना कलम के पतन के कारण क्या है। अगर जो इतने डायमेंशन हम लोगों ने टच कर लिया, कोई भी बच्चा जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा है और पटना कलम पढ़ रहा है, अगर जो इतने डायमेंशन उसने तैयार कर लिए, कुछ फ्लो चार्ट बना लिए, कुछ डायग्राम बना लिए, सिर्फ हेडिंग को ही बना के उसने तैयार कर लिया, तो पटना कलम से जो भी प्रश्न बनेंगे उसके लगभग हो जाएंगे। कला के ही क्षेत्र में और एक अगला जो हम लोग का टॉपिक था, मधुबनी चित्रकला। ठीक है, इसका भी सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए। फिर मधुबनी चित्रकला के प्रकार क्या थे, भित्ति चित्र क्या होता था, पटचित्र क्या होता था, और अरिपन यानी जिसे रंगोली कहा जाता था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, कैसे बनते थे, कौन कौन से कंपोनेंट प्रयोग होते थे, कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती थी, उस सामग्री का निर्माण कैसे होता था, ये सारी चीजें हम लोगों को अगर जो चित्रकला पढ़ रहे हैं हम मधुबनी की, तो हमें पता होनी चाहिए। फिर मधुबनी चित्रकला की विशेषताएं क्या थी, इस पर ध्यान देना होगा। फिर मधुबनी चित्रकला की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या ये मधुबनी चित्रकला अभी डेवलप और हो रही है, भारत सहित विश्व में क्या डिमांड है इसकी, जापान कैसे इसके विकास में योगदान दे रहा है, जापान मधुबनी चित्रकला के विकास में जापान का काफी योगदान है। वर्तमान संदर्भ यानी 2025 की हम बात कर रहे हैं, काफी कुछ जापान मधुबनी चित्रकला के विकास के लिए कर रहा है। फिर प्रमुख कलाकार कौन है, नारी सशक्तिकरण में मधुबनी चित्रकला का क्या योगदान है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला के विकास हेतु तो सरकार द्वारा यानी बिहार सरकार द्वारा मधुबनी चित्रकला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे दिल्ली के आनंद विहार जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे मधुबनी चित्रकला की बहुत सारी कलाकृतियां डिजाइन की गई हैं, या बहुत सारे जो ट्रेन है जो बिहार में दिल्ली से उत्तर भारत से बिहार में जाती हैं, उन ट्रेनों के डिब्बों पे जो कलाकृतियां बनाई गई हैं, चाहे गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव दे रही है, इन कलाकारों को के लिए कौन कौन से प्रोत्साहन राशि दे रही है या क्या क्या कर रही है, उसमें हमें जानकारी होना चाहिए। प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न आया है कि मधुबनी चित्रकला के विकास के लिए सरकार ने क्या किया, हो सकता है कि और भी प्रश्न बन जाए। फिर मंजूषा चित्रकला की विशेषता, थोड़ा सा मधुबनी और मंजूषा चित्रकला में डिफ्रेंशिएट है, उसको जानना चाहिए। हम अन्य चीजों को सिर्फ नहीं बता रहे हैं, बस जस्ट माइक्रो एनालिसिस किया जा रहा है कि सिलेबस का ऐसे ऐसे कंपोनेंट, ऐसे ऐसे डायमेंशन हो सकते हैं। फिर मधुबनी और मिथिला मंजूषा चित्रकला में क्या क्या अंतर है,
इसको हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। फिर जो हमारे कला के क्षेत्र में लास्ट में जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया था, द्रविड़, नागर और बेरसर मंदिर शैली की जो विशेषताएं थी, उसकी सामान्य थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न अभी तक आए नहीं है, लेकिन हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मथुरा, गांधार, मथुरा और अमरावती जो मूर्तिकला की विशेषताएं हैं, इसकी भी जानकारी हमें ठीक ठाक होनी चाहिए। देखिए, आज हम लोगों ने सिर्फ जो 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ कला खंड को कितने डायमेंशन से तोड़ा जा सकता है, कितने डायमेंशन बन सकते हैं, कितना सूक्ष्म जाके हम लोगों को सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए, इस पे सिर्फ हम लोगों ने बात किया। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके आगे जो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया था, जैसे ये जो आंदोलन है और जो विद्रोह है, इसके कितने माइक्रो पॉइंट्स हो सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर महात्मा गांधी की गांधीवादी आंदोलन के जो स्वरूप था, उस पर हम लोग बात करेंगे, कितने डायमेंशन में उसको तोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और जो थिंकर्स हैं हमारे, उनके लिए भी क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशन उन्होंने बात किया था, क्या क्या चीज़ें थी, किस पक्ष पे उन्होंने विशेष बल दिया था। जैसे गांधी जी की ही बात करें तो शिक्षा शास्त्री के रूप में उनका क्या योगदान था, समाज शास्त्री के लिए धर्म सुधार में क्या योगदान दिया था, अहिंसा और आस्ते और जो अपरिग्रह की परिकल्पना थी, चाहे और भी जो चीज़ें थी, उस पर क्या क्या चीज़ें उन्होंने बात किया था, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज सिर्फ हम लोगों ने बिहार के लिए मुख्य परीक्षा में जो कला संबंधी पोर्शन है, पटना कला, हम लोग क्या क्या देखा, मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम, मंजूषा पेंटिंग और जो एक मंदिर निर्माण शैली है और मूर्ति निर्माण शैली है, इसको सिर्फ हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग आगे जो मैंने बताया उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। जैसे हम लोग मैंने बताया ना कि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन या हर दूसरे दिन 3 प्रश्न लाएंगे और 3 से 4 प्रश्न, और उस प्रश्नों को खुद से लिखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि मुख्य भाग कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें, भूमिका कैसे लिखें, कोई भी प्रश्न है तो किस प्रकार से सोचें। ठीक है, अभी इतिहास खंड पे बात की जा रही है, आगे इतिहास खंड के अलावा भी अन्य जो खंड हैं उस पर भी हम लोग धीरे धीरे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों नमस्कार।